हमारे हथियार दुनिया में तहलका मचा रहे हैं और हमारी पर्यटन इंडस्ट्री ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह खबरें नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान है कि भारत अब वो नहीं रहा जिसे दुनिया हल्के में लेती थी। पूरी कहानी यह है कि कैसे भारत एक साथ 3 मोर्चों पर दुनिया को हैरान कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आने वाले हैं। यह कोई आम दौरा नहीं है दोस्तों। यह पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका और यूरोप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि रूस को दुनिया में अकेला कर दिया जाए। उन्होंने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगा दिए, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की और हर देश को धमकाया कि जो रूस के साथ खड़ा होगा उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने तो हाल ही में रूसी ऊर्जा कंपनियों पर ऐसे प्रतिबंध लगाए कि रूस का तेल और गैस बेचना मुश्किल हो जाए। लेकिन इन धमकियों के सामने एक देश था जो ना झुका ना रुका। वह देश है भारत। भारत ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि हम किसी के एकतरफा प्रतिबंधों को नहीं मानते। हमारे लिए हमारी ऊर्जा सुरक्षा सबसे ऊपर है और रूस हमारा एक भरोसेमंद साथी था, है और रहेगा। भारत ने साफ साफ कह दिया कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे, चाहे पश्चिम कुछ भी कहे। और अब जब पुतिन खुद दिल्ली आ रहे हैं तो यह इस बात का सबूत है कि भारत की विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से चलती है। यह सिर्फ एक शिखर सम्मेलन नहीं होगा, यह दुनिया को एक संदेश होगा कि भारत अब एक स्वतंत्र ध्रुव है जो अमेरिका, रूस और चीन तीनों के साथ अपने दम पर रिश्ते बनाता है। इस दौरे में सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने की रस्में नहीं होंगी। इस बार दांव पर हैं अरबों डॉलर की डील और भारत का भविष्य। बातचीत होगी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस के नए संस्करण पर। चर्चा होगी S-400 जैसे अभेद एयर डिफेंस सिस्टम पर, जिसने पहले ही हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है। इतना ही नहीं, रूस और भारत मिलकर एक नया न्यूक्लियर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है और दूसरी तरफ भारत और रूस मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहे हैं। रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक जैसे बर्फीले इलाके में निवेश करे, जहां तेल और गैस के अकूत भंडार हैं। यह वह रणनीतिक साझेदारी है जो भारत को आने वाले 50 सालों तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की एक फोन कॉल पर बात हुई थी और भारत ने ब्रह्मोस और S-400 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था जहां चीन से आए हथियार भरे पड़े थे। यह दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत है। एक मजबूत विदेश नीति को ताकत मिलती है एक मजबूत सेना से, और एक मजबूत सेना को ताकत मिलती है अपने देश में बने हथियारों से। और दोस्तों, इस मोर्चे पर तो भारत ने ऐसी कहानी लिखी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आप कोई नया काम शुरू करते हैं, लेकिन बाजार में आपकी कोई पहचान नहीं, कोई आपकी बात नहीं सुनता। आपके सामने अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े हैं। आपको अगर क्वालिटी वाले हथियार चाहिए तो आप अमेरिका या रूस के पास जाते थे। अगर सस्ते और घटिया हथियार चाहिए तो चीन के पास। ऐसे में भारत कहाँ खड़ा था? हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार थे, बनाने वाले नहीं। 7-8 साल पहले तक दुनिया में कोई यह मानता भी नहीं था कि भारत हथियार बना भी सकता है। लेकिन फिर भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरा खेल पलट दिया। हमने मुनाफे की चिंता नहीं की, हमने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, क्वालिटी। हमने ऐसे हथियार बनाए जो दुनिया में किसी से कम नहीं थे। शुरुआत में हमें रिजेक्शन भी झेलना पड़ा, लेकिन हम एक मौके की तलाश में थे और वह मौका हमें दिया आर्मेनिया ने। आर्मेनिया ने हमारी ATAGS यानी हमारी बनाई हुई तोपों पर भरोसा जताया। उन्होंने दर्जनों तोपें खरीदी और जब इन मेड इन इंडिया तोपों ने आर्मेनिया की धरती पर अपनी ताकत दिखाई तो उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। आर्मेनिया हमारी तोपों की परफॉर्मेंस से इतना खुश हुआ कि अब वह 80 और 80 AGS खरीदने जा रहा है। जी हाँ, 80 और यानी भविष्य में आर्मेनिया की पूरी आर्टिलरी मेड इन इंडिया होगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्मेनिया अब कह रहा है कि हमें आपकी ब्रह्मोस मिसाइल भी चाहिए, आपका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए। उनके पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, तो वह भारत से कह रहे हैं कि आप हमें लोन पर यानी क्रेडिट लाइन पर हथियार दे दीजिए, हम किश्तों में पैसा चुका देंगे और भारत इसके लिए तैयार है। यह तो बस शुरुआत थी। फिलीपींस ने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी और आज वह इतने खुश हैं कि जल्द ही $700 मिलियन का और ऑर्डर देने वाले हैं। दर्जनों देश आज भारत के सामने लाइन में लगे हैं। हमारी शुरुआत धीमी जरूर थी, लेकिन आज हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की नींव इतनी मजबूत हो चुकी है कि इस पर हम मिलिट्री सुपर पावर की एक विशालकाय इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों,
यह जो आत्मनिर्भर डिफेंस की ताकत भारत हासिल कर रहा है, इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब आपकी सेना मजबूत होती है और आपकी सरकार दुनिया को यह संदेश देती है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, तो इससे देश के भीतर एक अटूट विश्वास पैदा होता है। यही विश्वास विदेशी निवेशकों और दुनिया भर के पर्यटकों को एक सुरक्षा की गारंटी देता है। कोई भी उस घर में मेहमान बनकर नहीं जाना चाहता जहां असुरक्षा का माहौल हो। इसलिए एक मजबूत रक्षा नीति सीधे सीधे एक मजबूत अर्थव्यवस्था की पहली सीढ़ी बनती है। यह वह नींव है जिसके ऊपर आप तरक्की की कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हैं। ताकत सिर्फ मिसाइलों और समझौतों से नहीं आती। असली ताकत आती है जब दुनिया आपके देश में आने के लिए तरसे, आपकी संस्कृति को देखने के लिए लालायित हो। और इस मैदान में तो भारत ने फ्रांस और जापान जैसे दिग्गजों को भी धूल चटा दी है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024-25 की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री ने 231.6 अरब डॉलर यानी लगभग 19.4 लाख करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन चुका है। हमने फ्रांस और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट है अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, मेक्सिको, इटली, स्पेन और 8वें नंबर पर हमारा भारत। जरा सोचिए, 10 साल पहले 2013 में हम 24वें नंबर पर थे। हमारे यहाँ सिर्फ 70 लाख विदेशी पर्यटक आते थे। फिर कोरोना आया जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। हमारे यहाँ पर्यटक घटकर सिर्फ 27 लाख रह गए। लेकिन जब इरादे फौलादी हो तो वापसी भी धमाकेदार होती है। मोदी सरकार ने टूरिज्म का बजट 500 करोड़ से बढ़ाकर 2400 करोड़ कर दिया। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 जैसे डिजिटल कैंपेन चलाए। स्वदेश दर्शन योजना के तहत हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को ऐसा चमकाया गया कि दुनिया देखती रह गई। और इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 तक हमारे पास सिर्फ 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। आज ये बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। 88 नए एयरपोर्ट बनाए गए। लगभग 98% रेलवे का बिजलीकरण हो चुका है। और वंदे भारत जैसी ट्रेनें सफर का अनुभव बदल रही हैं। और एक ऐसा भारत जिसकी संस्कृति और खूबसूरती का जादू पूरी दुनिया पर चल रहा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह एक ऐलान है। यह ऐलान है कि भारत अब दुनिया के बनाए नियमों पर चलने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नियम बनाने वाला देश बन रहा है। पुतिन का आना, ब्रह्मोस का बिकना और टूरिज्म का बढ़ना, यह सब इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है।